हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर का आज के सेशन में। और आज है 8 जून। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं 7 और 8 जून का करंट अफेयर MCQ। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 की घोषणा की गई है। इसके तहत उपभोक्ता मामले विभाग के किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को श्रेणी 1 के तहत सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है ई जागृति। दोस्तों, जो ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है उसमें दोस्तों 7 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। श्रेणी 1 के तहत दोस्तों इसमें ई जागृति को सिल्वर अवार्ड मिला है। सिल्वर अवार्ड दिया गया है। ई जागृति पोर्टल उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से संबंधित है ये। और जो गोल्ड मिला है वो मिला है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एग्री एस्टेट को। एग्री एस्टेट योजना का नाम है। तो दूसरा है ई जागृति, इसको मिला है सिल्वर, इसको मिला है गोल्ड। याद रखिएगा, ये 7 श्रेणियों में जो पुरस्कार दिया जाएगा ये जयपुर में होगी 29वां ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। इसी अवसर पे ये दिया जाएगा पुरस्कार। अब ई जागृति में दोस्तों करता क्या है? तो ये मुख्य रूप से है कि ये उपभोक्ता आयोग के मामले में जो भी मामले दाखिल किए जाते हैं उनकी निगरानी करने के लिए, उनके त्वरित निपटान के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और सुगम बनाता है। जो हम केस फाइल करते हैं, ऑनलाइन फीस भुगतान करते हैं, नोटिस जारी करने की प्रक्रिया, इन सब चीज़ को इंटीग्रेटेड वे में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है, सुगम बनाता है, जिससे ये काम आसान हो जाए। अगला है दोस्तों, हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने 6ठी बार सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीता है। मडगांव में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश की टीम को हराकर ये जीता है दोस्तों? तो जो सैफ फुटबॉल कप जो चैंपियनशिप है ये दोस्तों महिला जो टीम है वो बांग्लादेश की टीम को हराकर ये जीता है। और एक खेल खेला गया था मडगांव, गोवा में खेला गया था फाइनल मुकाबला। तो भारत ने इसे जीत लिया है सैफ चैंपियनशिप को। और ये चैंपियनशिप मडगांव गोवा में इसका आयोजन किया गया था। सैफ दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ होता है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन दोस्तों, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। मुख्य रूप से दोस्तों इसकी स्थापना 97 में हुई थी। और इसमें 7 सदस्य देश हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनके बीच में ये प्रतियोगिता होती है। और भारत लगातार 6ठी बार, लगातार दोस्तों नहीं 6 बार जीत चुका है भारत अब तक। गोवा में ये गेम हुआ था दोस्तों। गोवा का फिजिकल में थोड़ा देख लेते हैं। गोवा में मुख्य रूप से ये पूछा ही जाता है एग्जाम में, गोवा की जो प्रमुख नदियां हैं ये पूछा जाता है। जैसे जुआरी नदी है, गोवा की प्रमुख नदी है। और ये खास बात है कि सब पश्चिम की ओर बढ़ के गिरती है। जुआरी नदी हो गई, तालपुन नदी हो गई, ये छोटी सी नदी है तालपुन। इसके बाद एक महत्वपूर्ण नदी है मांडवी नदी। 2 याद रखिएगा, जुआरी और मांडवी। मांडवी नदी किनारे हैं गोवा की राजधानी जो पणजी है ये स्थित है। दोस्तों गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है। और मुख्य रूप से कोंकण तट पे स्थित है। कोंकण तट देखिए, कोंकण तट है दमन से लेकर के जो गोवा का लास्ट है, यहाँ से कोंकण तट 720 किलोमीटर कोंकण तट है। इसी एरिया में ये आ जाता है गोवा का एकमात्र बंदरगाह मरमुगांव बंदरगाह है दोस्तों। मरमुगांव पोर्ट है, ये देखिए, ये लॉ ऑयल्स के निर्यात के लिए फेमस है। देखते हैं दोस्तों मुख्य रूप से इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखते हैं। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से, बीजापुर के जो सुल्तान थे उससे गोवा को छीन लिया था। और पुर्तगालियों ने इस्तादो इंडिया राजधानी पणजी को बनाया। और जो पुर्तगाली ने जो इस पणजी को अपना राजधानी बनाया, 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसके माध्यम से गोवा दमन द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया भारत के द्वारा। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है और गोवा भारत का 25वां राज्य बन चुका है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और भारत का 25वां राज्य बना। गोवा के ओल्ड गोवा में स्थित एक चर्च कॉन्वेंट है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, इसे सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष हैं। और कैथेड्रल शामिल है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ये पुर्तगाली शासन था तो दोस्तों वहाँ पर ज़्यादा चर्च बने हुए हैं। भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं दोस्तों। ये पश्चिमी घाट के तटीय मैदानों में स्थित है, यानी कोंकण तट पर स्थित है। यहाँ की प्रमुख नदी मांडवी नदी है जो गोवा की जीवन रेखा कहलाती है, मांडवी नदी। इस पर जलप्रपात है दूध सागर जलप्रपात, इसी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा।
इसके बाद जुआरी नदी है, गोवा की सबसे लंबी नदी है जुआरी नदी, मैंने मैप में दिखाया है। इसके बाद अन्य सहायक नदियाँ हैं तिरुखोल, साल्वेम नदी, चपोरा नदी। जो गोवा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वो भी पूछे जाते हैं, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य और मोलियम राष्ट्रीय उद्यान, ये गोवा में स्थित है। सलीम अली पक्षी विहार, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी दोस्तों, ये भी गोवा में स्थित है, बहुत बार यहाँ पूछा जा चुका है। इसके बाद नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य, ये भी यहाँ में पूछा जाता ही है, ये भी गोवा में स्थित है दोस्तों। गोवा के प्रमुख त्यौहार और संस्कृति भी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गोवा कार्निवाल का आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ चिकल कालो, फेस्टा डी सिग्मोसो, ये सब वहाँ का फेस्टिवल है। अगला दोस्तों, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आर प्रज्ञानंद को नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने पर बधाई दी है। आर प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों आर प्रज्ञानंद ये दोस्तों मुख्य रूप से शतरंज, चेस खेलते हैं, चेस के ये प्लेयर हैं और हाल फिलहाल में इन्होंने नॉर्वे चेस चैंपियनशिप जीती है। 2026 का नॉर्वे चेस चैंपियनशिप जर्मनी के विंसेंट कीमर को हरा करके जीता है। बस याद रखिएगा किसने जीता, बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, आर प्रज्ञानंद ने जीता है। नॉर्वे दोस्तों, ये नॉर्वे चैंपियनशिप होती है नॉर्वे में, ये नॉर्वे कंट्री है। इसके पड़ोसी प्रमुख स्वीडन है, फिनलैंड लगा हुआ है, नॉर्थ साइड में नॉर्वेजियन सी है देखिए। तो दोस्तों नॉर्वे मुख्य रूप से ये अपने फ्योर्ड के लिए मशहूर है। यहाँ देखिए ये सब दंतरुच एरिया हैं इसके, मुख्य रूप से हिमानियों के द्वारा ये घाटियाँ हैं जिसमें समुद्र का जल भर जाता है, हिमानियों द्वारा कटित, और इसी को फ्योर्ड तट कहा जाता है। नॉर्वे को दोस्तों ये मध्यरात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। आर्कटिक सर्किल में 65 डिग्री नॉर्वे के मध्य भाग से गुजरता है, जिस कारण से उत्तरी क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान सूर्य कभी पूरी तरह से अस्त नहीं होता है, इसलिए इसे मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय आमों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए मैंगो मैजिक फेस्टिवल, भारत आमों का प्रचार और स्वाद कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों भारत आमों के लिए, आमों के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, और जो इसके विपणन को यानी मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए मैंगो मैजिक फेस्टिवल का आयोजन सिएटल में, यूएसए का सिएटल में किया गया था। और इसमें प्रमुख देश के जो आम हैं, जैसे महाराष्ट्र का अल्फोंसो, याद रखिएगा महाराष्ट्र का अल्फोंसो और केसर बहुत फेमस आम है, आंध्र प्रदेश का बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश का लंगड़ा, दशहरी, और गुजरात का राइप राजापुरी, इन सब आमों का वहाँ प्रदर्शनी लगाया गया था। और ये दोस्तों मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक संस्थागत ढांचा है, इंस्टीट्यूशन है, एपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट, इसी के देखरेख में सब चीज़ होता है। इसकी स्थापना एपीडा अधिनियम 1985 के तहत किया गया था। एक वैधानिक निकाय यानी नियम कानून बनाकर इसकी स्थापना किया गया था, और ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इस संदर्भ में दोस्तों बिहार का जीआई टैग भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, पूछा जा सकता है। बिहार में आम जो मशहूर है वह है जर्दालू आम भागलपुर का, जिसको जीआई टैग मिला है। इसके बाद जो अन्य कृषि उत्पाद हैं, शाही लीची मुजफ्फरपुर का, याद रखिएगा शाही लीची मुजफ्फरपुर का जीआई टैग मिला है इसे। जर्दालू आम ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होता है। कतरनी चावल भागलपुर और बांका डिस्ट्रिक्ट में, इसके लिए इसको जीआई टैग मिला है। मगही पान, मगह के क्षेत्र में नवादा, गया और औरंगाबाद के क्षेत्र में मगही पान फेमस है। मिथिला मखाना, दरभंगा और मधुबनी में मिथिला मखाना। मरचा चावल, पश्चिमी चंपारण का मरचा चावल की जीआई टैग मिला है। हस्तशिल्प ने हाथ की जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, आर्ट हैं, उसके लिए मधुबनी पेंटिंग मिथिला क्षेत्र में। भागलपुर सिल्क, भागलपुर के सिल्क में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। सुजनी कढ़ाई ये मुजफ्फरपुर पटना में फेमस है। खटवा एप्लिक वर्क दरभंगा और पटना में फेमस है। सिक्की कला दोस्तों ये उत्तर बिहार यानी पटना के आसपास रीजन में फेमस है। मंजूसा कला भागलपुर में फैला है, भागलपुर में ये ज़्यादा फेमस है। गया स्टोन आर्ट, पत्थर कट्टी, गया में स्टोन पे जो आर्ट किया जाता है उसके लिए मिला हुआ है जीआई टैग। खाद्य पदार्थों में सिलाव का खाजा नालंदा डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीआई टैग बिहार का। अगला है, हाल ही में भारत में आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने और हरित गतिशीलता यानी ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए E85 ईंधन लॉन्च किया गया है। इस ईंधन में इथेनॉल की मात्रा कितने प्रतिशत है? E85 का मतलब ही है इथेनॉल 85%।
तो दोस्तों इसमें इथेनॉल 85% रहेगा, पेट्रोल 15% रहेगा। दोस्तों मुख्य रूप से जो पारंपरिक ईंधन होती है उसमें पेट्रोल 80% होता है और इथेनॉल भारत सरकार के द्वारा 20% तक मिलाने का नियम है। तो अब दोस्तों ईंधन में 85% इथेनॉल और 15% जो पारंपरिक पेट्रोल का मिश्रण होगा, क्योंकि दोस्तों अभी जो क्राइसिस है ईरान और यूएसए के बीच में, उसमें भारत को ईंधन पे प्रेशर बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों के लिए सरकार जो है ये कदम उठा रही है, लेकिन इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन की आवश्यकता पड़ती है, जो E85 जैसे उच्च इथेनॉल मिश्रणों के लिए चलाने के लिए ये इंजन कारगर साबित होता है। दोस्तों जो राष्ट्रीय नीति बनी है जैव ईंधन पे, नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स पे, उसमें ये कहा गया है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल निश्चित किया जाएगा। उसका जो लक्ष्य था पहले 2030 तक था, उसे घटाकर 2025-26 तक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन की श्रेणी 7 के तहत किस राज्य केंद्र सरकार के प्रशासनिक पहल या इंडेक्स को प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है दोस्तों पंचायत उन्नति सूचकांक, इसको चुना गया है, जो डिजिटल परिवर्तन की श्रेणी 7 है। अभी मैंने बताया था कि ई गवर्नेंस के लिए 7 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है, तो श्रेणी 7 के तहत इसे गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है, पंचायत उन्नति सूचकांक को। मुख्य रूप से दोस्तों ये डिजिटल प्लेटफॉर्म डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से दोस्तों ये इसको स्वर्ण पुरस्कार मिला है, और इसका मूल्य उद्देश्य ये होता है कि ज़मीनी स्तर पे जो हमारा लोकल गवर्नेंस है उसको किस तरह से उसमें ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन लाया जाए, ताकि डिसीजन मेकिंग को अधिक से अधिक तीव्र बनाया सके, तेज़ किया जा सके। इसी के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक काम करती है। संवैधानिक आधार दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से आप सभी को पता ही होगा कि डिजिटल स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया गया था, और इसके तहत संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। वैसे पंचायतों के कार्यक्षेत्र में 29 विषय शामिल हैं। तो दोस्तों आज का कंटेंट इतना ही था। थैंक यू।